नमस्कार, आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उसके साथ आपके सामने हाजिर हूं। कोशिश करूंगी कि इस विषय की तह तक जाए, उसकी जड़ तक जाए और समस्या को समझने की कोशिश करें हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान के साथ जो कि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए पहले चर्चा द ट्रुथ पर उनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजलि भारद्वाज हैं, एनसीपीआरआई यानी कि नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, देश की जानी मानी, भारत की जानी मानी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और सबसे पहले जिस चिंता को आपने एक दिन पहले ही दिल्ली में मीडिया के सामने रखा था, बल्कि मैं देख रही हूँ कि इस तरह की सूचनाएं तो शायद बाहर ही नहीं आ पा रही है, जबकि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि पत्रकारिता जगत के लिए सूचनाएं कहाँ से मिले कि कहीं घोटाला हुआ है, कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कोई क्राइम हुआ है। तो अगर विभाग में या फिर संबंधित अधिकारियों से किसी तरह की जानकारी मांगी जा रही है और वो इसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देने से इनकार कर दे, तो थोड़ा सा मुझे और मेरे दर्शकों को समझाइए कि भारत में ये कानून संशोधन करके या फिर डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर किया क्या जा रहा है। अंजलि मैम जी। जी नेहा, देखिए, हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून, सूचना का अधिकार कानून 20 साल पहले आया 2005 में। जी। और ये कानून ऐसा है जिसने करोड़ों लोगों को सशक्त किया है कि वो सरकार से सूचना ले सकें, सवाल पूछ सकें और सरकार को जवाबदेह बना सकें। जी। अब वो कैसे करते हैं ये काम? ये आप सोचिए कि अगर कोई महिला है जिन्हें उनका राशन नहीं मिल रहा, उनका पेंशन नहीं मिल रही, या उनके बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही क्योंकि वो एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उन्हें जो मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल तक जाता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें आप सूची दे दीजिए कि किसको राशन मिल रहा है, किसके पास राशन कार्ड है, किसे पेंशन मिलनी है, कब मिली पेंशन उसे, स्कॉलरशिप किसको मिली। ऐसा तो नहीं है कि गलत लोग जो कि पात्र नहीं हैं इन सब चीजों की, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, उन्हें दिया जा रहा है, और जो सही लोग हैं उन्हें नहीं मिल रहा है। या फिर पेपर पे लिख दिया गया कि राशन मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, और वास्तव में लोगों को मिली नहीं। तो लोग ऑडिट करते हैं और फिर भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं कि हमारे पास ये सूचना है और ये गलत हो रहा है, इस पर एक्शन हो। अब इस भ्रष्टाचार से लड़ने की लोगों की एक बड़ी क्षमता बनी है, पर जाहिर बात है कि सरकारों को ऐसे कानून पसंद नहीं आते। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लगातार, स्पेशली पिछले 10 साल से, पहले भी हुआ लेकिन पिछले 10 साल में तो बहुत ज्यादा, सूचना के अधिकार को लगातार कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। सूचना के अधिकार से लोग भ्रष्टाचार निकालते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की सूचना निकालते हैं और सरकारों को जवाबदेह बनाते हैं। तो अब ये सूचना, सरकार जो लेटेस्ट प्रहार है वो ये है कि सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आई है। और डेटा प्रोटेक्शन कानून सरकार क्यों लेकर आई? सरकार कह रही है कि देखिए, हमारी निजता बहुत जरूरी है। इतने फोन कॉल्स आते हैं जिनको हम नंबर नहीं देते, लोग परेशान होते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। तो हम एक कानून लाएंगे जिससे कि ये सब ना हो। लेकिन अगर इस कानून को देखें, जो डेटा प्रोटेक्शन कानून आया है, इसमें ये नजर आता है कि सरकार ने ना तो लोगों की निजता को प्रोटेक्ट किया और सूचना के अधिकार को भी खत्म कर दिया। कैसे? निजता की प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी था कि सभी ऐसी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उन्हें इस कानून में कवर किया जाए कि आप लोगों की व्यक्तिगत सूचना जो है उसे प्रोटेक्टेड रखेंगे। बिल्कुल। लेकिन सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन इसके दायरे में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। अब सरकार कल को कह देगी कि आधार की जो एजेंसी है यूआईडीएआई, वो तो इसमें नहीं आएगी। तो मतलब वो चाहे कुछ भी करते रहे लोगों के व्यक्तिगत डेटा से।
सरकार कल कह सकती है कि जियो कंपनी या उनकी जो पसंदीदा कंपनियां हैं जी। वो इसमें नहीं आएंगी। उनके पास तो करोड़ों लोगों का डेटा है, वो कुछ भी करते रहे, तो डेटा प्रोटेक्शन नहीं हो रहा। हम्म। और साथ ही में सरकार ने ये कह दिया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को हम संशोधित कर रहे हैं। तो जी। उस कानून में आरटीआई एक्ट को संशोधित कर दिया गया है। ये कानून 2023 में आया और उसके अब रूल्स बन रहे हैं और ये कानून लागू होने वाला है अगले कुछ महीने में। और इसके बाद हम सूचना के अधिकार के तहत कोई भी व्यक्तिगत जानकारी सरकार से नहीं ले पाएंगे। ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा नेहा, देश में तमाम लोग हैं, तमाम जर्नलिस्ट हैं जो आरटीआई की मदद से सूचनाएं निकालते हैं। जी। अब देखिए, बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से अरबों लाखों अरबों रुपए के लोन लेकर फरार हो जाते हैं, जी। उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। तो लोग सवाल पूछते हैं, जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं आरटीआई एक्ट के तहत कि इनके नाम बताइए आप हमें, ये कौन लोग हैं जो इतने पैसे लेकर गायब हो रहे हैं और सरकार उन्हें माफ कर रही है उनके लोन्स को। अब सरकार कहेगी ये तो डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हमने जो आरटीआई में संशोधन कर दिया, अब ये व्यक्तिगत सूचना है, आप इसको मांग नहीं सकते, क्योंकि ये तो लोगों के नाम हैं, तो व्यक्तिगत सूचना हो गई, तो हम नहीं बताएंगे कि कौन लोग हैं जिनके लोन माफ किए गए। उसी तरह से इलेक्टोरल फ्रॉड, अभी आप देख रहे होंगे कि देश में बार बार चुनाव के बाद ये चर्चा चल रही है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम ऐड कर दिए जाते हैं जो वहां रहते नहीं हैं जी। ऐसे लोग हैं जिनके नाम डिलीट कर दिए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। गलत तरीके से काम हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट है जिसमें हमारे नाम लिखे होते हैं, पता लिखा होता है, फोटो लगी होती है, सब व्यक्तिगत सूचना है। बहुत जरूरी है कि ये सूचना हमारे साथ शेयर हो जी। अब सरकार कहेगी कि ये तो व्यक्तिगत सूचना है, ये तो डेटा प्रोटेक्शन कानून आ गया है, सूचना का अधिकार कानून जो है हमने संशोधित कर दिया, अब ये नहीं देंगे, तो इलेक्टोरल फ्रॉड कैसे रुकेगा। तो आप ये सोचिए कि ये जो कानून सरकार लाई है बहुत ही खतरनाक कानून है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इसमें जो बहुत जरूरी सूचनाएं लोकतंत्र में लोगों के पास होनी चाहिए वो अब उनके हाथ से निकल जाएंगी। और इससे तो मतलब ये है कि सरकार जो मर्जी करती रहे, कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता, कोई सूचना ही नहीं ले सकता, जवाबदेही ही नहीं हो सकती, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। बिल्कुल। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून आया है। बिल्कुल खतरनाक कानून है। अगर और सबसे बड़ी बात है कि क्या इसे व्यक्तिगत सूचना के कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, जब सीधे सीधे उस सूचना से जो है हजारों और लाखों की संख्या में लोगों का जो है जीवन प्रभावित होगा, तो क्या इसे वाकई जो है भारतीय संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है, सूचना का अधिकार मिला हुआ है, या फिर निजता का जो अधिकार मिला हुआ है, इसको जो है अलग अलग श्रेणी में कैटेगराइज कर पाने में जो सरकार जो है वो नाकाम हो रही है यहाँ पर। ऐसे में आप जैसी जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनके सामने ये कितनी बड़ी दुविधा। अंजलि मैम समझूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए इससे पहले रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे कि ये भारत के लोकतंत्र पर कितना बड़ा प्रहार करने की कोशिश में दिख रही है भारत की केंद्र सरकार, और इसका सीधे सीधे भारत का जो आम नागरिक है उसके जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि फिर एक एक करके जो तमाम विभाग हैं जो लोगों के लिए कल्याणकारी जो योजनाओं को अंजाम देते हैं, उसके क्रियान्वयन में जुटे होते हैं, वो क्या उनकी मनमानी को रोका जा सकेगा और आम लोगों को क्या इसका पता चल सकेगा, जब जो जागरूकता होती है उसको कितना प्रभावित करने की या फिर उसको कमज़ोर करने की कोशिश इस कानून के ज़रिए, जिसे नाम दिया गया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि बहाना ये बनाया जा रहा है कि इससे जो भारत के करोड़ों की संख्या में यूजर्स हैं उनके डेटा को प्रोटेक्शन करने की नीयत सरकार की है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। और भारत में डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर जो सूचना का अधिकार है, क्या उसको बड़े पैमाने पर प्रभावित करने की कोशिश या फिर कमज़ोर बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि चिंताएं उठाई हैं नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन नाम की संस्था ने, और जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अंजलि भारद्वाज। उनका कहना है कि 2005 में जो एक बड़ी क्रांतिकारी जो ये
विधेयक आया था, कानून आया था, जिससे कि भारत का लोकतंत्र और मजबूत हुआ था, उसे लगातार कमज़ोर, और अब तो जो है एक नए कानून के तहत इसको और कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वो आक्रामक तौर पर जो है विरोध कर रही हैं। अंजलि मैम, मैं समझना चाहती हूँ कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जो करोड़ों की संख्या में इंडियन यूज़र्स हैं, जिनके डेटा को जो है एक इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी मिलती रही है, और भारत सरकार की ये दलील हो सकती है कि हम चाहते हैं कि हम अपने जो यूज़र्स हैं, हम अपने जो सिटीजन्स हैं, उनके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करें। तो इस आर्गुमेंट को कैसे आप देख रही हैं, या इस पर आपका क्या कहना है? देखिए नेहा, जो आपने बात कही वो सही है कि लोगों का डेटा जो है उसे बिकने से और उसे मिसयूज होने से, फ्रॉड के लिए यूज होने से बचाने की जरूरत होती है जी। बहुत देशों में ऐसे कानून होते हैं, डेटा प्रोटेक्शन तरीके के कानून। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है, सबसे ज्यादा डेटा हमारे देश में किसके पास है? सरकार के पास है। जी। अगर कोई पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं, आप तो आधार के बारे में जानती हैं, आपके दर्शक जानते होंगे। आधार पूरा डेटाबेस बना, UIDAI ने सबका डेटा इकट्ठा किया है हमारे देश में, बायोमेट्रिक इकट्ठे किए हैं। तो ये सबसे बड़ा तो डेटा का रिपोजिटरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जियो है, जिनके फोन्स लोग इस्तेमाल करते हैं, डेटा उनके पास हम लोगों का पूरा भरा हुआ है, नाम, पता, फोन नंबर वगैरह। तो सबसे ज्यादा तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत लोगों के डेटा को इन्हीं बड़े बड़ी जो सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां हैं उनसे है। लेकिन कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन इस कानून के दायरे में होगा और कौन नहीं होगा। अब ऐसा हम नहीं देखते ज्यादातर देशों के कानूनों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डेटा को पकड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने की होती तो सरकार कहती जिसके पास भी डेटा है सब प्रोटेक्ट हो। बिल्कुल। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हम तय करेंगे कि किसके पास डेटा होगा तो वो प्रोटेक्ट होगा और जिसके पास डेटा होगा वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। तो अब आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं कि इस लॉ के अंदर क्या लिखा है। इस कानून में लिखा है कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा फिडिशरी बन जाएंगे। तो मतलब अगर आप नेहा और आपके जैसे जर्नलिस्ट, हमारे देश में बहुत जर्नलिस्ट हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जो डेटा कलेक्ट करती हैं और सरकार को जो जवाबदेह भी ठहराती हैं, भ्रष्टाचार होता है उजागर करती हैं। अब वो सब डेटा फिडिशरी बन जाएंगे और डेटा फिडिशरी का काम होगा कि वो कोई व्यक्तिगत डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो कंसेंट ना लें, लिखवा कर वो ना कहें कि हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारा डेटा कलेक्ट कर लीजिए। उनके ऊपर तमाम तरीके की ऑब्लिगेशंस होंगी। और अगर किसी ने भी शिकायत कर दी उनके बारे में कि इन्होंने वायलेशन करा है इन ऑब्लिगेशंस का, उनकी शिकायत जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सुनेगा। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी सरकारी बोर्ड है क्योंकि केंद्र सरकार ही उसका गठन करेगा, वही उसे चलवाएगा। और इस बोर्ड के पास पावर्स होंगी कि वो 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगा सके डेटा फिडिशरी पे। तो अब आप ये समझिए कि सरकार कह रही है कि हमारी नीयत साफ है, हम लोगों का डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बना रहे हैं और बोर्ड के पास शिकायत आई तो बोर्ड 500 करोड़ रुपए तक की फाइन लगा सकता है। लेकिन फिर सरकार कहती है कि हम ही तय करेंगे ये डेटा फिडिशरी कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल सरकार कह देगी कि UIDAI जिसके पास सारा आधार का डेटा है वो डेटा फिडिशरी नहीं है। सरकार ये कह सकती है कि जियो, क्योंकि वो हो सकता है कि जियो उनकी पसंदीदा कंपनी हो, वो कह दे कि वो तो डेटा फिडिशरी नहीं है। सरकार और कंपनियों को कह सकती है। लेकिन कोई ऐसी जर्नलिस्ट,
कोई ऐसी संस्था जो कि सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर कर रही है, उसको कहेंगे आप तो डेटा फिडुशियरी हैं। चाहे आप थोड़ा ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, आप लिस्ट बना रहे हैं कि किसको भ्रष्टाचार के कारण राशन नहीं मिला, आपने लोगों का नाम इकट्ठा करा, पता इकट्ठा करा, इसलिए आप डेटा फिडुशियरी हैं और आप पर शिकायत हो सकती है जिससे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आपको 500 करोड़ रुपए तक की फाइन लगा सकता है। तो ये जी ऐसे में जो भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों का जो एक मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार, सीधा सीधा उस पर प्रहार है, क्योंकि ये एक तो सूचना का अधिकार और उसके ऊपर क्योंकि बदलता भारत है और भारत के तमाम जो नागरिक हैं जो कि डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके भी, क्योंकि हर वो टैक्स पेयर, चाहे वो टैक्स पे कर रहा है या टैक्स पे नहीं कर रहा है, पर वो भारत का नागरिक है और भारत में जो भी कानून बनता है, भारत के सभी आर्टिकल 14 का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ, ये सीधे सीधे उसका भी जो है उल्लंघन नहीं यहाँ पर दिख रहा है, समान अधिकार। जी बिल्कुल, ये बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं और इसका लीगल चैलेंज होगा तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, तमाम आर्टिकल्स के ऊपर इसका चैलेंज बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ये समझें कि इस कानून से क्या होगा, सीधी सी बात है, हम और आप, कोई एक नागरिक, कोई जर्नलिस्ट कैसे सूचना इकट्ठी करते हैं, दो ही रास्ते हैं। या तो सूचना के अधिकार कानून में अर्जी लगाइए और सूचना लीजिए, और व्यक्तिगत सूचना अब सरकार कह रही है कि हमने आरटीआई को संशोधित कर दिया, सेक्शन 81J जो है आरटीआई एक्ट का, उसको संशोधित कर दिया है, अब हम वो आपको नहीं देंगे। दूसरा तरीका है कि आप और हम जाके सर्वे करें, आप और हम जाकर फैक्ट फाइंडिंग करें, हम डायरेक्टली सूचना इकट्ठी करें। उसको सरकार कह रही है आप डेटा फिडुशियरी बन जाएंगे और अगर आप पे शिकायत आ गई तो आपको 500 करोड़ रुपए की फाइन लग सकती है। तो मतलब दोनों ही तरह से लोगों को सूचना नहीं मिल सकेगी व्यक्तिगत, ये तैयारी की गई है। और ये जो है ये बहुत ही कंसर्निंग बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जहां हम कहते हैं कि लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है फाइनली, ऐसे में अगर लोगों को सूचना ही नहीं मिलेगी व्यक्तिगत, कोई भी ग्रैन्युलर सूचना मिलेगी ही नहीं, ना आरटीआई के जरिए से मिलेगी क्योंकि आपने आरटीआई को संशोधित कर दिया, और ना ही आप लोगों को खुद कलेक्ट करने देंगे कि कोई बात नहीं हम सर्वे करके हम जाकर खुद कलेक्ट कर लेंगे। तो फिर डिजिटल फॉर्म में कोई भी डेटा कलेक्ट होगा, आप कहेंगे कि आपको तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास शिकायत जा सकती है आपकी। तो मतलब ये पूरी तरह से लोगों के हाथ से व्यक्तिगत डेटा लोकतंत्र में निकल जाएगा और इससे सरकार को जवाबदेह बनाने में लोग बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहेंगे। तो ये तो बात है, ये समझने की है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि सरकार को जरूर ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी जायज काम नहीं है। ये तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम सरकार को लोकतंत्र में जवाबदेह बना सकें, उसे ही खत्म कर देगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर ये निजता के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, प्राइवेसी की बात हो रही है, तो ये वो निजता तो नहीं है जिसका जो है सिर्फ व्यक्तिगत जो है तहत इसको संरक्षण दिया जाना चाहिए, बल्कि सीधा सीधा इसका भारत के लोकतंत्र में और भारत के नागरिकों, लाखों की संख्या में जो नागरिक है, उससे जो है सीधा सीधा कंसर्न है, रिलेशन है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और लेती हूँ मैम, और इसको थोड़ा सा और कुछ उदाहरणों के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे कि निजता के संरक्षण, प्राइवेसी के प्रोटेक्शन की एक्ट होती है, लेकिन सूचना का अधिकार क्या इस स्तर पर जाकर भी सूचना के अधिकार को जो है कमजोर किया जा सकता है, जिससे कि किसी भी सरकार को, किसी भी सरकारी विभाग को, किसी भी अधिकारी को भ्रष्टाचार ना करने देने के लिए जवाबदेह बनाया जाता है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पे जो वॉच डॉग्स है, जो एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ है, उनकी नज़र होती है और वो जनता को, उनके ज़रिए वो जो जनता है वो जागरूक बनी रहती है और वो सवाल पूछती है अपने सरकार से कि आपने ये काम किया है तो इसमें इतनी गलतियां हैं, आप इसको सुधार सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं चर्चा द ट्रूथ के साथ। फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज लगातार बनी हुई हैं। मैम, आपसे एक जो हाल ही में
निर्वाचन आयोग का फैसला था फॉर्म 17C को लेकर कि संबंधित जो डेटा है कि कितनी वोटिंग हुई है और कितने वहाँ पर जो मतदाता हैं उसका कई बार जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं कि जितनी वोटिंग हुई है उतना नहीं दिखाते हैं, कुछ समय के बाद उससे ज़्यादा वोटिंग हो जाती है या उससे कम वोटिंग हो जाती है, इसमें फ़र्क हो जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट आई थी जिसको लेकर भी आपने अपनी चिंताएं जताई थी कि ये सूचना जो है सीधे सीधे भारतीय चुनाव के निष्पक्षता पर भी सवाल उठाता है। तो इसको भी मैं समझना चाहती हूँ कि इस सूचना का अधिकार कैसे बहुत ज़रूरी हो जाता है और इस तरह की सूचनाएं जो है हमारे चुनाव को कितना जो है पारदर्शी बनाती है और कितना जो है इस प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। अंजलि मैम। जी, देखिए, जो इलेक्शंस हैं हमारे देश में, लोकतंत्र में चुनाव तो बहुत ही जरूरी होता है। उसी के थ्रू लोग इलेक्ट करते हैं अपनी सरकार को, पार्टी को इलेक्ट किया जाता है कि आप सरकार बनाइए। अब बहुत जरूरी है कि जब चुनाव होते हैं लोगों को विश्वास हो कि जब उन्होंने जाकर वोट किया वो वोट जो है सही से काउंट हुए हैं जी। और जो रिजल्ट आया है वो वोट अनुसार ही आया है। जी। अब इसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है कि पोलिंग स्टेशन पर कितने लोग वोट करने आए। तो आप ये सोचिए कि अगर हमारे देश में 1 बिलियन लोग हैं, 100 करोड़ लोग हैं मान लीजिए, या 70 करोड़ लोग हैं जो वोट करने जाते हैं, तो कितने लोग गए वोट करने के लिए और फिर कितने वोट काउंट हुए फाइनली, ये बहुत जरूरी फिगर होता है। तो अब वोटर टर्नआउट फिगर जो है, जो बताता है कि कितने लोगों ने वोट किया वास्तव में चुनाव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मान लीजिए कि हम ये कहें कि जो पोलिंग स्टेशन था जहां पर वोटिंग हुई वहां पर 1000 लोग वोट करे और उन्होंने अपना मतदान किया चुनाव वाले दिन, लेकिन जब चुनाव के दिन के बाद वोटिंग काउंटिंग होती है उसमें ये पता चले कि 1100 लोगों ने वोट करे, तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि ये 100 वोटें कहां से आई, ये 100 वोटें किसको पड़ी, किसने डाली ये वोटें, कहीं ऐसा तो नहीं है गलत तरीके से वोट ऐड हो गए। तो ये सवाल जो हैं इनके जवाब तभी मिल सकते हैं जब लोगों के पास सूचना हो कि कितने लोग गए वोट करने के लिए कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर और कितने वोट काउंट हुए बाद में पोलिंग स्टेशन वाइज। अब ये जो सूचना है, वोटर टर्नआउट डेटा जो है वो लीगली एक फॉर्म में लिखा जाता है। तो जिस दिन चुनाव होता है उस दिन फॉर्म 17C पार्ट 1 भरा जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि कितने लोग वोटिंग के लिए आए और कितने लोगों ने वोट डाला अपना उस दिन चुनाव में। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन के पास होती है, क्योंकि हर एक पोलिंग स्टेशन पर हमारे देश में ये फॉर्म भरा जाता है। अब हमने देखा है कि पिछले कुछ इलेक्शंस में 2019 में, 2024 में जब देश में चुनाव हुए और उसके बाद भी जो चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, बहुत बार लोगों को ये चिंता है कि ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन रात को जो बताया जाता है कि कितने लोग वोट करने आए और फिर जो 2-3 दिन बाद बताया जाता है कि कितने लोग वोट करने आए, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो लोगों को ये एक दिमाग में सवाल, शंका उठती है और लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है। अब ये क्लैरिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 17C पार्ट 1 जो है वो लोगों को शेयर कर दें, वो अपनी वेबसाइट पर डाल दें, जिससे करोड़ों लोग उनके पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। आजकल तो इतना वेबसाइट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, विकसित भारत है, कुछ समय नहीं लगेगा ये फॉर्म 17C को वेबसाइट पे डालने में और जो चाहे वो देख सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17C को अपनी वेबसाइट पर डाल दें, जिससे सब लोग उसे देख सकें और समझ सकें तो देखिए कोई गड़बड़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, चुनाव सही से निष्पक्ष रूप से हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है
कि इलेक्शन कमीशन मांगने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं उसके बावजूद वो फॉर्म 17C लोगों को नहीं शेयर कर रहे हैं। और ये बहुत ही चिंता की बात है नेहा, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर लोगों का विश्वास टूट जाता है चुनावी प्रक्रिया में, लोगों को लगने लगता है कि चुनाव में हो सकता है गड़बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है हम नहीं कह रहे, वो हम नहीं जानते, वो तो तभी पता चल सकता है जब डेटा सामने हो, सूचना सामने हो। पर सूचना डालना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुद ही करना चाहिए, उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। जब सवाल उठ गया तो इलेक्शन कमीशन को खुद ही वो सूचना डाल देनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, कि अगर आप रोशनी कर दें तो खुद ही सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका काम है हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव कराना, सही तरीके से चुनाव कराना, वो ही कह रहे हैं कि हम ये सूचना नहीं डालेंगे। तो ये इससे बहुत लोगों के मन में शंका बढ़ती है, एक परेशानी होती है, और जिसको हम पब्लिक ट्रस्ट कहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस एंड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इरोड हो जाता है। तो ये फॉर्म 17C लगातार हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर डाल दें, और कम से कम नहीं भी डाल रहे तो जहां पर लोग जाके मांग रहे हैं उन्हें तो फॉर्म 17C दे दें। इसमें क्या ऐसी छुपाने की बात है? फॉर्म 17C में तो सिर्फ ये लिखा है कि कितने लोग वोट करने के लिए आए थे। इसमें क्या गोपनीय बात हो सकती है? इसमें चुनाव आयोग पर सवाल उठाना नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता की मांग की जा रही है, जिससे कि जो नागरिक है जिसने मतदान किया है उसको भी अपने वोट की जो स्थिति का है वो पता चल जाएगा, और वो मतदान की प्रक्रिया अगर इलेक्शन कमीशन सूचना नहीं देते, उसे छुपाते हैं, तब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठता है। बिल्कुल। जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे जो रिटायर हुए, उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने कहा कि लोग ऐसे ही शक कर रहे हैं, कोई शक की जरूरत ही नहीं है, सब बढ़िया है। देखिए, किसी के कहने से किसी को विश्वास नहीं हो जाता। हमने तो यही कहा, उनको चिट्ठी में भी लिख के यही कहा कि अगर आप वास्तव में कहते हैं सब ठीक है और लोग विश्वास करना चाहिए, तो आप सूचना सामने रख दीजिए, लोग खुद ही देखकर विश्वास कर लेंगे। किसी के कहने से विश्वास हो ना हो, लेकिन तथ्य देखकर तो लोगों को विश्वास हो ही जाएगा। सूचना ना देकर इलेक्शन कमीशन अपने आप को एक शक के दायरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो भारत का चुनाव आयोग है उसकी छवि पर ये सवाल जो है लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, दागदार बना रहे हैं, क्योंकि भारत की चुनावी प्रक्रियाएं जो हैं वो दुनिया भर में इसका सम्मान होता आया है। ऐसे में इन सब सवालों को इग्नोर करना या फिर झूठ करार देना, ये खुद चुनाव आयोग की छवि के लिए सही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक एक और यहाँ पर लेती हूँ, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा इस समय ये भी उठ रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार ये प्रयास करती हुई दिख रही है कि वो आधार कार्ड के जरिए अपने हर एक नागरिक का डेटा इकट्ठा कर रही है, लेकिन खुद उसके सरकारी विभाग, उसके अधिकारी या फिर उसके समर्थन वाली तमाम जो संस्थाएं हैं, वो उनके कार्यशैली कैसी है, उनसे जो भी उनके कामकाज में जो भी गड़बड़ी अगर इसकी आशंका है तो सूचना देने से सरकार कंट्रोल कर सकती है। वो इस तरह का कानून जो है लागू करने की कोशिश में दिख रही है। तो ये भारतीय लोकतंत्र और खास करके भारत के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों, उनके हितों से कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज लगातार जुड़ी हुई हैं, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सूचना के अधिकार के जरिए कोशिश कर रही हैं कि भारत के हर नागरिक को जो है हर वो सूचना प्राप्त हो जो उसके अधिकारों का संरक्षण कर सके, जो उसके साथ हो रहे किसी भी गलत गतिविधि या फिर अपराध के प्रति उसको जागरूक रख सके। अंजलि मैम, चुनाव आयोग की जो पूरी की पूरी कार्यशैली है या फिर जो छवि है उस पर सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया, ये कहते हुए कि अब आधार से जोड़ा जाएगा वोटर आईडी को, जबकि यहाँ पर भी निजता जो है आड़े आ रही है। आप इस स्थिति को कैसे देख रही हैं?
एक तरफ सरकार कह रही है कि हम तय करेंगे कि किसका जो है डेटा प्रोटेक्ट होगा, किसका डेटा प्रोटेक्ट नहीं होगा, वो हम तय करेंगे, और निजता का हवाला दे रही है सूचना ना देने के लिए। एक तरफ वो खुद ही नागरिकों का जो निजता का पूरा डेटा है वो वोटर आईडी से जोड़ रही है। कहीं ना कहीं सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग जो है चरित्र दिखा रही है। अंजलि मैम। जी नेहा, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। आप देखिए, जब आधार का पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब सरकार ने कहा कि निजता का अधिकार तो मौलिक अधिकार है ही नहीं, फंडामेंटल राइट ही नहीं है। और सरकार ने उसी बेसिस पे कहा कि हम तो सब डेटा कलेक्ट कर सकते हैं लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं सूचना के अधिकार कानून में, तो सरकार तुरंत कह देती है कि निजता का अधिकार तो बहुत जरूरी अधिकार है। तो सरकार दोनों तरफ से अपना पक्ष कैसे वो आगे बढ़ाए, उसके लिए ढूंढ लेती है कि कब वो सोचती है कि निजता का अधिकार जरूरी है, कब नहीं है। अब ये जो आपने कहा कि आधार से लिंक करने की बात है वोटर्स के कार्ड्स को, ये बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, ऐसी बहुत सारे केसेस कई सामने रखे गए हैं जिसके तय तक जाने की जरूरत है, जिसमें पार्टियां ये कह रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कि चुनावों में ऐसा उन्होंने पाया कि कई लोग ऐसे थे जिनके एक ही एपिक नंबर, मतलब जो इलेक्शन आइडेंटिटी नंबर था, एक ही नंबर एक से ज्यादा लोगों को दिया जा रहा था। तो अब सरकार ने इसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब ये कह दिया है कि देखिए, हमें इसको आधार से लिंक कर देना होगा, क्योंकि आधार यूनिक आइडेंटिटी है। तो अब हम इससे, जिससे कि हम ये पकड़ सकें कि कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही। अब पहली बात तो समझने की ये है कि खुद ही जो एपिक नंबर था वो इंडिविजुअल यूनिक नंबर होना था। तो अब ये कैसे हो रहा है, जवाबदेही की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को तो ये बताने की जरूरत है कि जो यूनिक नंबर था वो डुप्लीकेट कैसे होने लग गया। एक ही नंबर पे इतने सारे लोग कैसे उनको एक ही नंबर मिलने लग गया। तो इसकी बजाय अब इलेक्शन कमीशन से हम ये सुन रहे हैं कि हम इसको UIDAI से जोड़ देंगे। हमारा तो ये मानना है, और हम इलेक्शन कमीशन से भी ये कहते आए हैं, कि अगर आपको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका रोकने का है कि इलेक्टोरल लिस्ट्स को आप मुहैया कराइए, उसे सर्चेबल डेटाबेस बनाकर वेबसाइट पर डालिए, जिससे कि लोग देख सकें, फोटोज के साथ में डालिए, जिससे कि कोई फ्रॉड ना हो। ज्यादातर विश्व में जो लोकतंत्र हैं, वहां पर वोटर लिस्टें जो हैं वो लोगों के सामने रखी जाती हैं इलेक्टोरल फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। अब आप ये सोचिए कि अगर ग्राम पंचायत पर ही लिस्टें छाप दी जाएंगी, उधर ही चिपका दी जाएंगी लिस्ट, तो सारे जो उस पंचायत में लोग रहते हैं एक दूसरे को जानते भी हैं, वो कहेंगे भाई ये तो यहाँ रहते ही नहीं है, या ये यहाँ रहते हैं, ये तो गलत, इनका नाम डिलीटेड हो गया इस लिस्ट में से, खुद ही लोग देख लेंगे। सबसे अच्छा तरीका ये इंश्योर करने का कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही, कोई धांधली नहीं हो रही है वोटर लिस्ट में, वो तो ये है कि आप लोगों के सामने सूचना रख दीजिए। अब इलेक्शन कमीशन वो तो कर नहीं रहा, डेटाबेस उन्होंने सर्चेबल नहीं रखा, अब सिर्फ फोटोज लगाई हैं जो लिस्टें हैं उनकी, उसकी बजाय ये कह रहे हैं अब कि हम टेक्नोलॉजी पे, हम आधार पे, हम आइडेंटिटी नंबर पे लिंक करके बता देंगे। अब इससे तो बहुत नुकसान हो सकते हैं। जहां पर भी एक्सरसाइज हुई है, राशन के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज हुई, उसमें क्या होता है कि अगर किसी का नाम सुनीता है मान लीजिए, वो कई कार्ड पे उनका नाम SUNITA लिखा होगा, कहीं पर SUNEETA लिखा होगा, अब वो मैच नहीं करता। तो फिर सुनीता देवी जो बेचारी एक
हाशिए पे रहने वाली महिला हैं, उनके जब कार्ड पे आप ये देखेंगे, भारत में बहुत बार होता है कि एज गलत लिख दी जाती है किसी कार्ड पे, कहीं पे जो पता है वो थोड़ा गलत हो जाता है, जी वो मैच नहीं होगा। तो फिर लोगों को राशन मिलना बंद हो गया, क्योंकि कहा गया नहीं, आप तो SUNITA वाली सुनीता हैं, EETA वाली नहीं है, इसलिए आपको हम राशन नहीं देंगे। वो सुनीता सामने खड़ी होती हैं, उनको राशन नहीं मिलता। उसी तरह से अब हम देखेंगे कि वोटर लिस्ट में भी यही होने लगेगा। आप और हम कुछ ऐसे लोग जिनके सारे जो दस्तावेज हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर जो लाखों करोड़ों लोग जिनके दस्तावेज में वोटर लिस्ट में कुछ एड्रेस लिखा है, आधार में कुछ एड्रेस लिखा है, या स्पेलिंग अलग है या कुछ है, उनके लिए तो अब कहा जाएगा कि आप वोट नहीं कर सकते, ये कहा जाएगा आप तो सिटीजन नहीं है, आप तो यूनिक नहीं है। तो ये सारे एक्सक्लूजन्स जो हैं होने लगते हैं। और जो जी, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अप्रवासी जो है वो एक राज्य से दूसरे, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता है, जो हमारे डेमोग्राफी डिविडेंड के हिसाब से सबसे पॉपुलस जो है स्टेट है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रवासन की परेशानी भी है, पलायन की परेशानी भी है। इस मामले में कहा जा रहा है कि अगर आधार को लिंक कर दिया जाएगा तो जो प्रवासी लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, मजदूर कामगार लोग हैं, उनको अपने वोट डालने का जो है राइट जो है इजी हो जाएगा, वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या इस दिशा में आपकी क्या कोई टिप्पणी? देखिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास वोटर कार्ड है और आपकी नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो आप वोट कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पे आपका वोटर कार्ड था, अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा लें तो ये आधार से लिंक करके ये हो जाएगा, ये तो कोई तर्क नहीं सही बैठता है। इसमें जरूरी ये बात समझने की है कि एक्सक्लूजन्स बहुत होने का जाएगा, और उसके कारण फिर बहुत लोग अपने मतदाता होने का जो अधिकार है वो खो सकते हैं। ये बड़ा डर है। इसकी बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए और लिस्टों को मुहैया कराना चाहिए, जिससे कि कुछ गड़बड़ी ना हो, इलेक्टोरल फ्रॉड ना हो, जो सभी देशों में होता है। इसमें एक जो मूल सवाल जो आपने कहा, जो जिसकी आपने यहाँ पर चिंता व्यक्त की थी कि जो यूनिक एपिक नंबर होना चाहिए था, लेकिन वो डुप्लीकेट निकले हैं, तो क्या इस सवाल पर चुनाव आयोग की चुप्पी किसी गंभीर जो है कार्रवाई या फिर एक्शन की गवाही दे रही है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन गया है फिर। और आप इसको सूचना के अधिकार के दायरे में कहाँ देख पा रही? मैंने तो आपको कहा कि ये एपिक नंबर यूनिक होने थे। द फैक्ट कि आज ये बातें उठ रही हैं कि एपिक नंबर यूनिक नहीं है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को क्लियरली अपनी स्टेटमेंट भी देनी चाहिए और कहना चाहिए कि कहीं पर भी अगर यूनिक नहीं है तो वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में। केवल ये कहना कि हम आधार से लिंक कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर यूनिक नहीं है एपिक नंबर तो किसी ने गड़बड़ी ही करी है और गलत तरीके से बनाए गए हैं वोटर कार्ड। बिल्कुल। तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर इस ऐसी चीज पे एक्शन नहीं होता है फिर तो धांधली रुकेगी ही नहीं। और दूसरी चीज, इसमें सूचना का अधिकार बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, अगर वोटर फ्रॉड रोकना हो, वोटर लिस्ट को बहुत जरूरी है कि पारदर्शी बनाया जाए, सबके साथ शेयर किया जाए, लोगों के साथ ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, सर्चेबल मोड में, जिससे कि अगर कहीं पर भी धांधली हो रही है तो उसे रोका जा सके, उसे उजागर किया जा सके। वही एक तरीका है धांधली को रोकने का। जी अंजलि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनके ज़रिए ही भारत में जो लोकतंत्र है उसको लगातार मजबूती मिल रही है। इसलिए आपके काम को बहुत बहुत सम्मान मेरी तरफ से भी और जस्ट टीवी की टीम की तरफ से भी बहुत बहुत आभार फिर से व्यक्त करना चाहती हूँ। और अब अपने दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आरटीआई जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये जब आया था तो भारत में इसकी काफ़ी
चर्चे हुए थे, काफ़ी तारीफ़ें भी हुई थी कि अब हर विभाग की जो जानकारी है हर एक व्यक्ति जो भी चाहेगा वो इस कानून के ज़रिए उसको हासिल हो जाएगा। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि इस कानून के ज़रिए कानून को लगातार कमज़ोर बनाने की कोशिश हुई है। और अब जो ये डेवलपमेंट आई है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके ज़रिए सूचना के अधिकार को और कमज़ोर बनाने की कोशिश हो रही है। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इन सवालों पर कोई जो है तार्किक उत्तर देती है या फिर इसको भी जो है अनदेखी वाले जो झोले हैं बस्ते हैं उसमें डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फीडबैक भेजिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।